गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्या पढ़ना चाहोगे तुम? जो तुम बताओगे मैं वही पढ़ूंगा। जो तुम बताओगे मैं वही पढ़ूंगा। क्या 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 तुम कह रहे हो? रजिस्ट्रेशन चैप्टर कंटिन्यू करा दो। ओके बच्चों, मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर आगे लेके चलता हूँ। सर क्लास नंबर चेंज कर लीजिए। ओके बेटा, क्लास नंबर चेंज कर लीजिए। क्लास नंबर कौन सा है? 23 है सर। सर 23 दिन हो गए आपसे बात करते करते। बेटा वो तो ज्यादा गए हैं, कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई। क्लास नंबर 20। अभी तक मैं चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोलता जा रहा हूं। एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगा, क्या करेगा? एक्सीड करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं बोल रहा हूं अगर एग्रीगेट टर्नओवर हमारा क्या करेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगा। किससे एक्सीड करेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, पर एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? इसकी डेफिनेशन तो बता दीजिए। क्या बता दीजिए? इसकी डेफिनेशन तो बता दीजिए। बेटा इतनी छोटी सी चीज मांगी, तुम जान मांगते हम जान दे देते। तुमने सिर्फ मांगी क्या? डेफिनेशन। लो लिखो। सर एग्रीगेट टर्नओवर में ना क्या क्या चीजें आती हैं पहले तो ये बता दो। अरे बेटा मैं इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों बताऊंगा। इंक्लूड भी बताऊंगा और क्या बताऊंगा? एक्सक्लूड भी बताऊंगा। इंक्लूड भी बताऊंगा और एक्सक्लूड भी बताऊंगा। टैक्सेबल सप्लाई, सर ये तो आनी ही चाहिए। जो हम लोग बेच रहे हैं वो नहीं आएगा तो एग्रीगेट टर्नओवर बनेगा कैसे? बेटा एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आती है। कौन सी सप्लाईज? एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आपकी आती है। दिख रहा है ना बोर्ड पे? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा क्या आता है? एक्सपोर्ट्स भी आता है। क्या आता है? एक्सपोर्ट्स भी आता है। अगर इंडिया के बाहर आप कोई सामान बेच रहे हो तो वो भी आ जाएगा। इसके अलावा सर क्या आता है? इंटर स्टेट सप्लाईज। कौन सी सप्लाईज? इंटर स्टेट सप्लाईज। कौन सी सप्लाईज? इंटर स्टेट सप्लाईज। ठीक है, ऑफ persons having same PAN on all India basis। अगर क्या है? सेम पैन है तो उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा? जो आप किसी भी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो सब जोड़ लो। फिर बेटा एक्सक्लूड क्या होता है? CGST, SGST, UTGST, IGST, सेस, ये सब एक्सक्लूड है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू RCM। अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे क्या लगता है? RCM लगता है तो उसको भी आप क्या करोगे? जोड़ लोगे। अगर किसी चीज पे क्या लगता है? RCM लगता है तो उसको भी आप जोड़ लोगे। उसको भी आप क्या करोगे? जोड़ लोगे।
जब तक हम लोग आरटीएम कैश में नहीं पे कर रहे टीवी नहीं फाइल होता है क्या? कैसे फाइल होगा भाई? कैश में पेमेंट करनी पड़ती है ना। पहले कैश में पेमेंट करें आरटीएम के तब टीवी फाइल होगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो, टीवी फाइल करते समय ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। टीवी फाइल करते समय पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक कर देना। इसमें एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं, ये बहुत अजीब लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स डिपॉजिट्स एडवांसेस। सर ये क्या लिखवा दिया? अभी तक तो बिल्कुल कंपोजिशन जैसा ही लग रहा था। कैसा लग रहा था? कंपोजिशन जैसा ही लग रहा था। ये आपने कुछ नया लिखवा दिया है ना? क्यों बेटा? अभी तक तो कंपोजिशन जैसा फील आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ नया नया सा लग रहा है, राइट? सर ये क्या लिखवाया? बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। बेटा मैंने लिखवाया है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अगर आपने किसी को लोन दिया, आपने बैंक में एफडी कराई यानी डिपॉजिट कराया, या आपने किसी को एडवांस दिया और उस पे आपको क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। तो फॉर द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन से चैप्टर में? रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स डिपॉजिट एंड एडवांसेस। कंपोजिशन चैप्टर में ये चीज नहीं थी, याद तो होगा नहीं तुम्हें, पर मान लो, ठीक है? अगर नोट्स देखोगे तो दिख जाएगा कि यहाँ पे ये चीज नहीं थी। सर गवर्नमेंट ने ये धोखाबाजी क्यों करी? रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन्स डिपॉजिट और एडवांसेस क्यों डाल दिया? देखो मोदी जी जो है ना, वो बहुत चालू आदमी है, ठीक है? उन्होंने कहा हमें तो एग्रीगेट टर्नओवर का जो स्कोप है वो बढ़ाना है, ठीक है? हमें एग्रीगेट टर्नओवर का स्कोप छोटा थोड़ी रखना है, हमें बड़ा स्कोप रखना है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटरेस्ट को भी जुड़वा दिया, ठीक है? कि भैया इंटरेस्ट भी मिलता है ना, तो वो भी जोड़ लो एग्रीगेट टर्नओवर। इस पे कोई जीएसटी नहीं देना होता है एक्चुअली में। तो ये जीएसटी इस पे लगता ही नहीं है। जो भी तुम्हें ब्याज मिलता है उस पर कभी इंटरेस्ट लगा, वो जीएसटी लगा है? नहीं लगा है। पर एग्रीगेट टर्नओवर जोड़ते समय उन्होंने क्या बोला कि इसको आप काउंट कर लो, इसको आप जोड़ लो, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कंपोजिशन के लिए अलग है और इसके लिए अलग है, तो हम कौन सी वाली कब यूज करेंगे, ये आप मेरे को बता दीजिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जब जो चीज चेक कर रहे हो तब वो वाली डेफिनेशन देख लेना। अगर तुम क्या चेक कर रहे हो? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हो कि रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तब तुम कौन सी डेफिनेशन देखोगे? हाँ, रजिस्ट्रेशन वाली। और अगर तुम अब चेक करने जा रहे हो कि सर मैं क्या कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूं, तो कौन सी देखनी पड़ेगी? कंपोजिशन वाली डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर की देखनी पड़ेगी, ठीक है? यहां तक सबका हो गया? सर इंटरेस्ट इसलिए ऐड किया होगा कि टर्नओवर जल्दी से एक्सीड कर जाए। और देखो एक तो ये रीजन है कि वो टर्नओवर की डेफिनेशन को बढ़ाना चाह रहे थे एग्रीगेट टर्नओवर। दूसरा रीजन क्या है? बिजनेसेस में होता भी है ये चीज। तुमने कभी देखा होगा कि किसी के बिल पे लिखा होगा कि इफ पेमेंट नॉट मेड विद इन 10 days और 15 days और 30 days 28% कुछ भी वो जरूर इंटरेस्ट लिखा होता है कि 30% इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक? तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जब तुम बिल में साफ साफ लिख रहे हो कि तुम ब्याज लोगे, क्या लोगे? ब्याज लोगे अगर कोई लेट पेमेंट करता है, तो हम उसको क्यों ना एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में जोड़ दें। ये रियल रीजन था।
ठीक है, कि बिजनेस में कस्टमरी है, मतलब होता ही है ये चीज कि लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है सर, ये सब ज्ञान आपको कैसे है? बेटा दो चीजें होती हैं, मैंने क्लाइंट्स के लिए साथ काम भी किया है और मैं शॉप पे सामान खरीदने भी जाता हूँ। ठीक है, उससे मेरे को पता चलता है कि क्या एक्चुअल में होता है, क्या एक्चुअल में नहीं होता है। अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे सीटीपी और एनआरटीपी के बारे में। इसमें लिख लो वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर मतलब बताएंगे? जो पीरियड तुमने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में लिखा है, ठीक है, कि इतने दिन का रजिस्ट्रेशन दे दो मालिक, अनुज जी वो वाला फोन मांग लाइए, हाई विजन वाला। ठीक है, एक मिनट, एक चीज और सही कर लो, करेक्शन। नाइन्टी डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन सी डेट? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां तक हो गया। सर ये चिंटू है, ये कौन है? चिंटू है। ये एक सीटीपी है, ये मेला लगाने आया था यूपी में, बड़े मंगल का। किसका? बड़े मंगल का मेला लगाने आया, लखनऊ में आया।
हनुमान सेतु के पास इसने अपनी स्टॉल लगा दी, 90 डेज तक तो ठीक था। इस बार पता है बड़े मंगल कितने पड़ रहे हैं? 8 बड़े मंगल पड़ गए। कितने पड़ गए? 8। ठीक है, तो कितने डेज हो गए होंगे? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 इंटू 8 कितना हुआ? 7 फोर्जा। बताओ, सर नहीं आता है, कैलकुलेटर उठा के बता दो। हाँ, कितना हुआ? हाँ, 56। ठीक, ओके। मान लो ये 8 की जगह 16 हफ्ते चल जाता है, अब बताओ कितना हुआ? अरे जोड़ लो भाई, 128 दिन। ठीक है, सही है। मान लो इतने दिन मेला चल जाता, ठीक है, तो क्या सीटीपी को रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता? अब क्या वो रेगुलर में ले? तुम लोग बताओ लॉजिकली। अभी मैंने क्या कहा, उसकी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है? 90 डेज। तो अगर ये सीटीपी क्या करे, बड़े मंगल में मान लो 128 डेज उसको मेले में लगाना है अपना स्टॉल, तो क्या करे? कुछ होना चाहिए सर, एक्सीड करने का कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि भाई सर हम थोड़े दिन और एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं आपके यहाँ, तो क्या अलाउ कर दो? तो इसमें क्या हुआ कि नोट में लिख लो। किसमें लिख लो? नोट्स में लिख लो। पीरियड ऑफ वैलिडिटी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 90 डेज। कितने दिन से बढ़ सकती है? बाय 90 डेज। by making an application before the end of validity period to PO proper। यहां तक हो गया? सबने लिख लिया है? Yes. डन है? आगे बढ़े? Yes. मैंने हल्की हल्की सी बात करी थी एक और टॉपिक की कि वाई आरसी डेट इज इंपॉर्टेंट। अब इसका जो है यहां पे रेलेवेंस समझ में आएगा। ठीक है, मेन टॉपिक ये है
ये फॉर्म नंबर है। अनूप ये कभी भरा है ITC 01? बहुत सारे क्लाइंट्स का नुकसान करा दिया है। देखो क्या होता है when a person पहला पॉइंट क्या है, becomes liable for registration and applies within कितने दिन, 30 डेज। भाई उनसे कह रहा पानी भी दे दो। जब एक पर्सन क्या बन रहा है, लाइबल बन रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो 30 दिन के अंदर क्या करे, अप्लाई करे। when a person opts out of composition scheme, when a person opts out of composition scheme, फिर लिखो when a person takes voluntary, क्या ले ले, voluntary registration, क्या ले रहा है भैया वो, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है। या तो क्या हो रहा है, exempt supply of goods public services now becomes taxable। अब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो है हो रही, एंड he files ITC 01 within 30 days of becoming। सर ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, ये पहले क्यों नहीं लिखा था हेडिंग, लाइबल। ठीक है,
with अरे within 30 days of opting out of composition scheme. At time of filing for voluntary registration. Within 30 days from 30 दिन कहाँ से? From the day when goods becomes taxable. ठीक है, ये हो गया. He shall be eligible to claim ITC on following. किन किन चीजों पे आईटीसी मिल जाएगी? सर ये कंपोजिशन से रेगुलर में आने के लिए तुम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तब भी है. सर इसके पहले केवाईसी उस पे क्लेम कर सकते हैं. वही लिखवा रहा हूँ बेटा, लिखो तो. इससे पीडीएफ आ जाएगी ना. हाँ बेटा, शायद आ जाए. इनपुट्स, जब मैं सिर्फ इनपुट्स लिखवा रहा हूँ तो इसका मतलब है गुड्स. ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स कैपिटल गुड्स held in stock in trade. ये एक रह गया. कौन सा रह गया? फिनिश्ड गुड्स held in stock in trade.
एक तो क्या हो गया, कॉपी कॉपी, यहां पे लिख लो ऑन कट ऑफ डेट्स। यहाँ पे लिखो एक नोट, इनवॉइसेस कैन बी क्लेम, ठीक है, इनवॉइसेस कैन बी क्लेम, यहाँ पे लिखो इनपुट्स, यहाँ पे लिखो कैपिटल गुड्स। up to 1 year old from cut off date, up to 5 years old from cut off date। ठीक है, ये था तुम्हारा नोट 1। ये कौन सा था, नोट नंबर 1। अब लिखो नोट नंबर 2। if ITC claim is more than rupees 2 lakh, CA oblique CMA certificate needs to be uploaded on common पोर्टल। ठीक है, सीए सीएमए का एक सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। लिख लिया, जब लिख लेना तब बताना। एक काम करूं, कट ऑफ डेट भी यहीं पे लिखवा दूं। हाँ, किससे? इसी को छोटा करके लिखवा दूं यहाँ पे इधर। कितने लोग लिख चुके हो, कॉपी में जगह बची है? नहीं, अब नहीं है। चलो नीचे लिखना इतना पोर्शन कॉपी करना है।
हेडिंग डाल दो, कट ऑफ डेट, कॉपी करना शुरू करो। तो देखना पड़ेगा ना। इसके बगल में थोड़ी जगह छोड़ देना, कॉपी करते जा रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है कि नहीं कॉपी में? नहीं छोड़ा है, ठीक है, थोड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कॉपी की इस साइड तो जगह होगी। यस सर। यहाँ लिख लो टाइम्स कैन बी फाइल लिख लिया।
कैन बी फाइल्ड, देखो स्पेलिंग देखो, कैन बी फाइल्ड डैश टाइम्स। ठीक, अब ठीक है, कैन बी फाइल्ड टाइम्स, इसकी हेडिंग लिख के डाल दो, कट ऑफ डेट। समझाए? अनु, जब हो जाए तो तुम लोग बता दो। हो जाए तो बताओ। हो गया? तो ऊपर साइड क्या लिखा है? कैन बी फाइल्ड डैश टाइम्स। यहाँ नोट्स में एक और ऐड कर लो, एक नोट और बढ़वा दे लो, बस छोटा सा है। हो गया? डन है? डन है? बताओ, समझाना शुरू करें? मैंने पूछा आरसी डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, रजिस्ट्रेशन की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? सर एक फॉर्म होता है आईटीसी 01, कौन सा फॉर्म होता है? आईटीसी 01, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कट ऑफ डेट से, कौन सी डेट, मैं रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं बोल रहा हूँ, इधर देखो मेरे को, अब मेरे पे ध्यान देना चाहिए, बोर्ड पे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कट ऑफ डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं रजिस्ट्रेशन डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कट ऑफ डेट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कट ऑफ डेट की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ डेट से एक साल पहले तक के, कट ऑफ डेट से एक साल पहले तक के जितने भी इनवॉइसेस थे, जितने भी क्या थे, इनवॉइसेस थे, मतलब जितने भी आपके पास बिल रखे हैं, सर किसके बिल, अगर आपने कोई परचेजेस करी है रॉ मटेरियल, या आपके पास सेमी फिनिश्ड गुड्स रखे हुए हैं, या आपके पास फिनिश गुड्स रखे हैं, उनसे रिलेटेड जो मटेरियल है, उनके जो बिल हैं कितने पहले के, एक साल पहले के, कहां से, कट ऑफ डेट से एक साल पहले तक के, उन पर प्लस कैपिटल गुड्स, कौन सी गुड्स, कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स क्या होता है, जैसे कि आपका लैपटॉप, जैसे कि आपका फर्नीचर, जैसे कि एसी, जैसे कि आपका प्लांट एंड मशीनरी, इन सब के बिल कितने साल पहले के, 5 साल, कैपिटल गुड्स में क्या है, 5 साल पहले के। इनपुट्स
के लिए क्या है? 1 ईयर। कैपिटल गुड्स के लिए क्या है? 5 इयर्स। ठीक, इतना याद रहेगा। कहां से पहले के? कट ऑफ डेट से पहले के अगर आपके पास रखे हैं, मतलब बासी बिल हैं। कैसे बिल हैं? बासी बिल हैं, ठीक है, तो उनको भी ताजा कर लो, उस पर आईटीसी मिल जाएगा। अरे वाह, मतलब क्या? जिस दिन मेरी कट ऑफ डेट है उससे 1 साल पहले के अगर कोई बिल है, 1 साल पहले के कोई बिल है, तो उस पे आईटीसी मिल जाएगा। सर ये तो नई स्कीम बताई आपने, कैसे मिलेगा आईटीसी? अच्छा है ना तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी जेब से टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना। जब तुम आउटवर्ड लायबिलिटी जीएसटीआर 1 और 3B में फाइल करोगे, अगर तुम्हारे पास पहले से आईटीसी होगी तो कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना। इतना समझ में आ रहा है? 3B जब हम लोग फाइल करते हैं तो कैश पे पेमेंट करते हैं, राइट, पर इस केस में तो कैश पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। डन है सर। आईटीसी मिलेगी कब? जब कट ऑफ डेट से 1 साल पहले के इनपुट्स हो, चाहे वो फिनिश स्टेट में हो, चाहे रॉ मटेरियल स्टेट में हो, चाहे सेमी फिनिश स्टेट में हो। कैपिटल गुड 5 साल के पहले। कहां से पहले? कट ऑफ डेट से पहले। उसको हम किस में फिल कर दें? आईटीसी 01 फॉर्म में फिल कर दें। और सर ये जो आईटीसी 01 फॉर्म है ना, उसमें अगर जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो वो कितने से ज्यादा है? 2 लाख रुपए से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? मतलब जो तुम आईटीसी अमाउंट, मैं सेल अमाउंट या परचेज अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्स अमाउंट जो होगा, मतलब जो तुमने परचेजेस के टाइम पे टैक्सेस पे करे हैं उस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, वो कितने से ज्यादा है? 2 लाख से ज्यादा है। तो सीए या सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट जिनको बोलते हैं, उनका एक सर्टिफिकेट भी लगेगा जो आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आईटीसी ले सकते हो किसकी? गुड्स की और कैपिटल गुड्स की। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा का अगर उस पर टैक्स लगा हुआ था तो आपको सीए सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए फॉर्म कौन सा फाइल करेंगे? आईटीसी 01 अंडर सेक्शन नंबर 18। ठीक, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं है। अब इसके आगे मैंने बोला कि ये फॉर्म आप पोर्टल पे कब फाइल करो। ठीक है, देखो, अगर आपके ऊपर लायबिलिटी आई फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपके ऊपर लायबिलिटी आई फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, तो विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल, मतलब जिस दिन आप लायबल थे फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? आईटीसी 01 भर देना है। ठीक, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट किया और आप किस में आ गए? अब रेगुलर में आ गए। ऑप्ट आउट मतलब होता है आप हट गए, और अब किस में आ गए? रेगुलर स्कीम में। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको याद होगा मैंने कहा था आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, पर अगर आप आईटीसी 01 फॉर्म भर दोगे, कब से? विद इन 30 डेज ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आज मैंने कंपोजिशन स्कीम छोड़ी और इसके 30 दिन के अंदर मैं क्या करूं? भर दूं आईटीसी 01, तो मेरे को मिल जाएगा। फिर मैंने कहा अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लो, क्या ले रहे हो? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लो, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तभी भर दो। तभी भर दो क्या? आईटीसी 01। सर इसमें 30 दिन का टाइम नहीं लिखा हुआ है। अरे भैया तुम तो खुद से कह रहे हो ना तुम्हें जीएसटी में आना है, तो भर के छुट्टी पाओ। आईटीसी 01 फॉर्म भरो और छुट्टी पाओ। फिर कह रहा है क्योंकि भाई वॉलेंट्री आ रहे हो ना, तो तुम्हें तो पता ही है ना कि 1 साल पहले कितनी आईटीसी ले रखी होगी, मतलब कितनी परचेज कर रखी होगी, कितनी सेल कर सॉरी कितना कैपिटल गुड परचेज कर रखा होगा, कितना सेमी फिनिश, कितना फिनिश, कितना रॉ मटेरियल। फिर कह रहा है कि अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थी और अब टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल दूं, मान लो पेट्रोल है, पहले जीएसटी में नहीं आता था, ये वैसे तो नॉन जीएसटी प्रोडक्ट है। कुछ और एग्जाम्पल मान लो डॉक्टर्स की सर्विसेज है। किसकी सर्विसेज है? डॉक्टर्स की। पहले इस पे टैक्स नहीं लगता था, अब मोदी जी डॉक्टर से नाराज हो गए, उन्होंने कहा अब ये जीएसटी में आ जाएगा और इस पे टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब डॉक्टर की फीस पे भी आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम व्हेन गुड्स ऑब्लिक
गुड्स, हाँ गुड्स ही रहेगा यार, डॉक्टर की सर्विस वाला तो बेकार हो गया। मिल्क ले लो, मिल्क, मान लो मिल्क पे जीएसटी लगने लग जाए, तो व्हेन गुड्स बिकम टैक्सेबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ पे ये सर्विसेज जो लिखा है इसको काट दो, काट दिया। Yes. ठीक है, अब देखो मैंने कहीं पे भी सर्विसेज की बात नहीं करी है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्विसेज काटा, मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा है कि इनपुट सर्विस पे तुम्हें आईटीसी मिल जाएगी। सर 1 साल पुरानी सर्विस है, मैंने किसी सीए से सर्विस ली थी 1 साल पहले, क्या उस पे मेरे को आईटीसी मिलेगा? मैंने कहीं लिखा सर्विस के बारे में? नहीं लिखा। मिलेगा किस पे? इनपुट गुड्स होने चाहिए या कैपिटल गुड्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको आईटीसी मिलेगा। सर्विस है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। He shall become eligible to claim ITC on following: input goods held in stock in trade, semi-finished goods, finished goods, capital goods। अरे कैपिटल गुड्स में भी ये गड़बड़ लिख दिया, held in stock in trade थोड़ी होगा, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स स्टॉक थोड़ी होता है, ठीक है। ऑन कट ऑफ डेट, ऑन कट ऑफ डेट। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे छोटा सा, मैं लाइबल कब हुआ, मैं लाइबल हुआ मान लो 1/4/26 को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, या नीचे एग्जांपल देते हैं, बढ़िया एग्जांपल बनाते हैं, नीचे एग्जांपल बनाते हैं। इसके बाद मैंने कुछ नोट्स लिखवाए थे कि अप टू 1 ईयर इनपुट्स पे ले सकते हो, कैपिटल गुड्स पे 5 इयर्स है, सीए का सर्टिफिकेट चाहिए। फिर मैंने कहा इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ती है, मतलब आपने जो इनवॉइसेस ली है उसमें जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का नंबर, वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, सब आपको मेंशन करना पड़ता है, किसमें? इस फॉर्म में, ठीक है। सर कट ऑफ डेट क्या होती है? अगर कोई पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए और वो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देता है, तो जिस दिन वो लाइबल हुआ उसके 1 दिन पहले की डेट क्या हो जाएगी? कट ऑफ डेट हो जाएगी। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहा है, तो जिस दिन वो ऑप्ट आउट कर रहा है उसके 1 दिन पहले जो डेट होगी वो क्या हो जाएगी? कट ऑफ डेट हो जाएगी। अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो जिस दिन वो ले उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला, ये इंपॉर्टेंट है, जिस दिन क्या मिला? रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे 1 दिन पहले की डेट क्या हो जाएगी? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की डेट हो जाएगी, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज नाउ बिकम्स टैक्सेबल। कोई गुड्स या सर्विसेज की वो अब क्या हो गई है? टैक्सेबल हो गई है। तो डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन व्हिच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे भी सर सर्विस हटेगा ना? हाँ, पहले सर्विस यहाँ पे भी हटेगा। हाँ यहाँ पे भी हटा दो, ऊपर से कॉपी किया था इसलिए नीचे आ गया, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स नाउ बिकम्स टैक्सेबल। कोई ऐसा सामान था जैसे नमक मान लो यहाँ पे था, तो नमक पे जीएसटी नहीं लगता है, अब मान लो लगने लग गया, तो जिस दिन लगने लग गया उससे पहले का, उससे 1 दिन पहले का, तो बेसिकली कट ऑफ डेट क्या होती है? इवेंट से 1 दिन पहले की डेट जो है वो हमारी क्या है? कट ऑफ डेट बनेगी, ठीक है। अब आईटीसी 01 कितनी बार भर सकते हो? इस केस में बस एक बार, लाइफ टाइम में एक बार,
यहाँ पे कंपोजिशन में तो साल में एक बार अगर तुम चेंज कर रहे हो रेगुलर से कंपोजिशन तो साल में एक बार, मान लो फिर तुम रेगुलर को कूद गए फिर तुम कंपोजिशन जाना चाह रहे हो तो नहीं करने देंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन अ पर्सन टेक्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जिंदगी में एक बार, भाई रजिस्ट्रेशन तो जिंदगी में एक ही बार होगा ना, शादी तो सर एक ही बार होगी कुछ कुछ लोगों की, वंस इन अ मंथ, ठीक है। अब मान लो क्या बोल रहा हूँ, कोई टैक्सेबल गुड्स है, मान लो आज मिल्क क्या हो गया, टैक्सेबल बनेगा, ठीक है। तो कट ऑफ डेट जो तुम्हारी है वो जिस दिन वो टैक्सेबल भरा बना उसके कितने दिन पहले किए, एक दिन पहले किए, ठीक है। पर मान लो अगले महीने क्या हुआ, अब सॉल्ट बन गया टैक्सेबल, तो अगले महीने आना, ठीक है। एक ही बार भर सकते हो, वंस इन अ मंथ, आईटीसी 01 कितनी बार भर सकते हो, एक बार। मान लो दो दो गुड्स हो गए थे, दोनों की डिटेल डाल दो, मतलब एग्जाम से टैक्सेबल में आ गए। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल ले लो भाई, 1/4/26 को मिल्क और सॉल्ट दोनों क्या हो गए, टैक्सेबल बन गए, ठीक है। तो इससे एक दिन पहले कौन सा आएगा बताना जरा, 31/3/26, और इससे कितने साल पहले तक के तुम वो ले सकते हो इनपुट्स, एक साल पहले तक के, इससे एक साल पहले की, यानी कि 31/3/25, ठीक है। ये 30 होगा शायद, समझे क्यों, नहीं 30 नहीं, ये एक होगा, एक 1/4 होगा, 1/4/25, अब एक साल एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। इससे एक साल पहले के जो बिल्स हैं उस पर क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी, ठीक। अब एक एग्जांपल बनवा देता हूँ, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये कौन है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट आकाश, और ये क्या हुआ इसके साथ, थोड़ा बड़ा एग्जांपल बनवाऊं, बड़ा और मजेदार। इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर था, और आकाश कहां का है, यूपी का है, वो इस डेट को 1/4/26 को कितना हो गया, 40 लाख एक्सीड कर गया। यहां कितना था, 40 लाख, ठीक है। और आकाश क्या बेचता था, मिल्क बेचता था, ठीक। और क्या बेचता था, बिस्किट बेचता था। सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए। अनूप आगे आ जाओ अगर नींद आ रही है तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। आकाश क्या बेचता है, एक तो दूध बेचता है और एक क्या बेचता है, बिस्किट बेचता है। मिल्क पे एग्जेम्पशन है और इस पे क्या है, टैक्सेबल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक गुड्स कौन सा वाला है, एग्जेम्प्ट वाला है, दूसरा कौन सा है, टैक्सेबल वाला। सर सर्विसेज भी देता है क्या, नहीं बेटा, कोई सर्विसेज नहीं देता है, ठीक है। अब इसमें मिल्क का पोर्शन मान लो, एम का पोर्शन है मान लो 20 लाख, और बी का पोर्शन भी कितना है, 20 लाख। मिल्क भी 20 लाख, बिस्किट भी 20 लाख। इस डेट तक उसका टर्नओवर जो था 1.5 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। ये कौन सी डेट है सर, ये डेट है 1 अक्टूबर 2026, ठीक। 40 लाख था, फिर 1.5 करोड़ हो गया, फिर 1 अक्टूबर 2026 को कितना हो गया, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी ऊपर हो गया। यहां पे आके उसका टर्नओवर पता है कितना हो गया, अनूप जी बताएंगे, अनूप जी बताओ, 5 करोड़ हो गया, ठीक है। मिल्क कितना है, मिल्क बताओ कितना है, आधा आधा कर लेते हैं, 75 लाख है,
मिल्क कितना है? 75 लाख है। और बिस्किट कितना है? 75 लाख है। 1.5 करोड़ हो गया? 0.25 हाँ हो गया। मिल्क भी 75 लाख है और बिस्किट भी कितना है? 75 लाख। उसका टर्नओवर 5 करोड़ हो गया इस पीरियड तक आते हैं। ठीक है, और ये डेट कौन सी है? 31 मार्च 2026। यहां पे मान लो क्या हुआ, इसको ले लेते हैं हम लोग 1 फरवरी 2026। 27। सॉरी मम्मी सॉरी, डेट्स में थोड़ा सा कच्चा हूं, इसीलिए डेट्स पे नहीं जाता। ठीक है, मिल्क क्या बन गया? टैक्सेबल बन गया। मजा आया? अब आओ तुम लोगों की नॉलेज रिवाइज करवाते हैं। अनूप जी, अगर ये सिर्फ मिल्क बेच रहा होता, क्या बेच रहा होता? मिल्क, और इसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर इस डेट पे हो जाता, तो क्या जीएसटी लेना पड़ता या नहीं लेना पड़ता? क्वेश्चन वो ले नहीं सकता क्योंकि एग्जाम if रुको, क्वेश्चन लिखो, if he only sells milk and aggregate annual turnover exceeds 40 lakh on 1/4/26, ठीक है, 1/4/26। इस केस में बताओ क्या होता? नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सही आंसर दिया है श्वेता ने। श्वेता ने एक बहुत ही बढ़िया आंसर दे दिया कि सर क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है? एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाला है। कौन सा वाला है? एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाला है। इसका प्रोडक्ट क्या है? एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाला है। अब एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाला क्योंकि इसका प्रोडक्ट है, तो क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? ये कौन सा सेक्शन बताता है? अंडर सेक्शन नंबर 23 में बताता है ना कि पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर उनका प्रोडक्ट की क्या हो? एग्जेम्प्ट हो। उनका प्रोडक्ट की क्या हो? एग्जेम्प्ट हो, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। यहां तक ठीक है। अब मैंने कहा इस डेट को टर्नओवर एक्सीड हो गया था 40 लाख से, ठीक है, प्रीवियस ईयर हो गया ना, ये तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ही टर्नओवर 40 लाख के एक्सीड हो गया इस पॉइंट पे आते, ठीक है। तो यहां पे लायबिलिटी भी आ गई, लायबल हो गया ना वो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1/4/26 he becomes liable for registration। कितने दिन में अप्लाई कर देना चाहिए? he should apply within 30 days। गिनो 30 डेज, एक तारीख से 30 अप्रैल तक, राइट। यहां तक उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो रेगुलर स्कीम ले ले या तो क्या ले ले? कॉम्पोजिशन स्कीम ले ले, ठीक है। मान लो ये कॉम्पोजिशन स्कीम ही लेता है एक साथ में, ठीक है। कौन सी स्कीम सेलेक्ट करी हमने? कॉम्पोजिशन स्कीम सेलेक्ट करी।
सर क्या मैं कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हूँ? सर मैं नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहता हूँ, मैं यूपी में हूँ, मेरे लिए लिमिट कंपोजिशन की कितनी है? 1.5 CR है। और 1 अक्टूबर तक यहाँ तक मेरा टर्नओवर कितना है? यहाँ पे 1 रुपया होगा और यहाँ पे कितना आ गया? 1.5 CR। यहाँ तक तो मैं कंपोजिशन ले ही सकता था, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लो he is eligible till कौन सी तारीख तक? 1 अक्टूबर 2026। उसके बाद कन्वर्ट टू रेगुलर स्कीम। भैया रेगुलर स्कीम ले लेना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? और ये कितनी बार रेगुलर स्कीम में आ सकता है? ये तो मैंने कुछ कहा नहीं अभी कंपोजिशन में, ये मैंने बताया कि कितनी बार आप कंपोजिशन ऑफ कर सकते हो, नहीं बताया, ठीक है। ये कल बता दूंगा, कल थोड़े बच्चे और आ जाए कि कंपोजिशन के लिए आप कब फाइल करते हो, तो कितनी बार कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपोजिशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि मिल्क जो था 1/2/27 को, मिल्क कब? 1/2/27 को क्या हुआ? टैक्सेबल बन गया। क्या टैक्सेबल बन गया? मिल्क। अब देखो, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ITC 01 कब फाइल होगा? बताओ, ITC 01 कब फाइल होगा? एक तो सर यहाँ पे फाइल करवा सकता है ITC 01, और यहां से कितने दिन तक? 30 दिन तक। यहां डेट क्या होगी? कट ऑफ डेट 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग। यहाँ की कट ऑफ डेट देखो क्या है? 26। ये क्या है? कट ऑफ डेट। भैया फोन बंद। ये क्या है? कट ऑफ डेट में। और फाइल कब कर सकते हो? 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। यहां तक समझ में आया? इसको कहां तक की वो मिल जाएंगे? ITC मिल जाएगा 31 तारीख, 1/4/25 से लेके कौन सी तारीख? 31/3 हाँ 26 तक के इनपुट्स के। कैपिटल गुड्स की बता दो, इनपुट्स मैंने बता दिया। 26 से 5 साल पहले का डेट बताओ। 21 से 22 1 साल, 22 से 23 2 साल, 23 से 24 3 साल, 24 से 25 4 साल, 25 से 26 5 साल, 1/4/21, ठीक है। और इनकी डिटेल कैसे भरनी पड़ेगी? इनवॉइस वाइज, ठीक है। एक और इवेंट आ रहा है, ये देखो एक और इवेंट आ रहा है। यहां पे ITC 01 आपको भर सकते हो, क्योंकि यहां से 1 साल पहले तक के मिल्क के रिलेशन में जो इनपुट्स होंगे उस पे कभी क्या नहीं मिला आपको? ITC नहीं मिला। तो इससे 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा बेटा बताना? कट ऑफ डेट क्या आएगी यहाँ पे? कट ऑफ डेट क्या होगी? 31 जनवरी 2027, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा है स्क्रीन में दिखेगा नहीं। Okay. 31 जनवरी 2027। इसके केस में भी क्या होगा? इनपुट्स जो है 1 साल पहले के, और कैपिटल गुड्स जो है वो कितने पहले के? 5 साल।
5 साल। और इस केस में कितनी बार आईटीसी 01 फाइल कर सकते थे? जब एक गुड्स टैक्सेबल हो रहा है, महीने में एक बार ही कर सकते हो। जैसे ये फरवरी महीना है तो इससे 30 डेज के अंदर कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 30 दिन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 मार्च आ रहा है, तो यहाँ तक आप भर सकते हो एक महीने में एक बार। जब आपका क्या हो रहा है, टैक्सेबल बन रहा है गुड्स, तो आप आईटीसी 01 साल में 2 बार फाइल कर रहे हो। एक बार आपने जब आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए तब किया, और दूसरी बार जब आपका गुड्स जो था वो क्या बन गया, टैक्सेबल बन गया, तब कर दिया। इनपुट्स आप कहां से ले सकते हो? इस तारीख से 1 साल पहले तक, और कैपिटल गुड्स में 5 साल पहले तक। कैसा लगा ये एग्जाम्पल? सर समझ में तो नहीं आया ज्यादा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? आया है? एक बार वीडियो वापस से आप लोग प्ले करके देखना, ये एग्जाम्पल पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन भी कवर कर लिया है, मैंने कंपोजिशन भी कवर कर लिया है, और मैंने टैक्सेबल सप्लाई अगर बन जाए एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई, तो वो सिचुएशन भी कवर कर ली है, ठीक है। अब आप लोग का बस इतना सब होमवर्क है। आज का वीडियो रिपीट टेलीकास्ट पे देखना, और उसके बाद क्या करोगे, नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे। डन।